27वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 25 अक्टूबर 1982। प्रवचनकार शिवाचार्य श्री महाप्रभु। विषय सामाजिक चेतना का ध्यान के उपासकों। आज सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी बदल नहीं रहा। बदलने के प्रयत्न चल रहे हैं, फिर भी बदल नहीं रहा। कारण साफ है कि प्रयत्न परिस्थिति को बदलने के ज्यादा चल रहे हैं, आदमी को बदलने के कम चल रहे हैं। परिस्थिति का निर्माता आदमी है। परिस्थिति आदमी के निर्माण में निमित्त बन सकती है, पर वह निर्मात्री नहीं। ये दृष्टि स्पष्ट हो जाए तो परिवर्तन की दिशा भी बदल सकती है। व्यक्ति समाज में जीता है। सारा विकास समाज के संदर्भ में होता है। समाज का संदर्भ छोड़ दिया जाए तो विकास की कोई परिभाषा ही नहीं बनती, भाषा ही नहीं बनती। भाषा समाज को बांधने वाली है और उसका विकास समाज में ही होता है। एक बच्चे को जन्म से ही एकांत के वातावरण में रखा जाए, भाषा सुनने का अवसर न दिया जाए तो रामू भेड़िया ही रहेगा, आदमी नहीं बनेगा। रामू भेड़िया हो सकता है, भेड़िए की भाषा बोल सकता है, पर आदमी की भाषा नहीं बोल सकता। तो समाज के संपर्क का सबसे बड़ा सूत्र है हमारी भाषा। वहीं से समाज शुरू होता है। यदि भाषा न हो तो चिंतन नहीं हो सकता। भाषा और चिंतन ये दो न हो तो फिर समाज की कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बनता। फिर तो सर्वथा नितांत अकेले बन जाते हैं। आज ही समाचार पत्र में एक अद्भुत बात पढ़ी। अभी अभी खोज की है कुछ वैज्ञानिकों ने कि बतख और मुर्गी के अंडे ये भी परस्पर बात करते। अंडे बात करते। जो अंडे परस्पर बात करते हैं वे अपने खोल को जल्दी छोड़कर और बाहर आ जाते, और अकेले अंडे को रख दो, बाहर निकलने का समय लंबा हो जाए। उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं उनकी ध्वनियों को और सुना है, तो उसका अंदाज लगाया है कि वे यही बात करते हैं मुख्यतया कि कब जल्दी बाहर इस खोल से निकले। तो अंडे भी बात करने लगे, बतियाने लग गए, क्योंकि उनका भी समाज है। एक से दो जहां हो गए वह बात शुरू हो जाती, भाषा शुरू हो जाती है और समाज बन जाता है। तो भाषा ये सामाजिक अस्तित्व का पहला सूत्र है। इसके बाद चिंतन चलता है तो समाज और आगे बढ़ जाता है। समाज में जीने वाला व्यक्ति समाज में अपनी अस्मिता को प्रकट करने वाला व्यक्ति यदि सामाजिक चेतना के परिवर्तन की बात नहीं सोचता, उसका रूपांतरण नहीं करता, यह सबसे बड़ी समस्या और चिंतनीय पहलू है। शिक्षा का काम है संस्कार का निर्माण। फिर चाहे प्रेक्षा ध्यान की शिक्षा हो, चाहे विद्यालय की शिक्षा हो और चाहे कहीं दूसरी शिक्षा हो, चेतना का रूपांतरण करना, चेतना को बदलना, यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। चेतना वैसी की वैसी ही रहे,
तो फिर शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं होता। उसकी अर्थवत्ता इसी में है कि कुछ होने की भावना जाग जाए। होना है, आगे बढ़ना है, जैसा का तैसा नहीं रहना है, मिट्टी को मिट्टी ही नहीं रहना है, उसे कुछ बनना है, घड़ा बनना है, आधार बनना है। ये बनने की बात पैदा हो जाए तो शिक्षा सार्थक हो जाती है। वर्तमान में एक विद्यालय में शिक्षा चलती है और दूसरी धर्म के क्षेत्र में शिक्षा चलती है। तो विद्यालय की शिक्षा तथ्यात्मक चेतना को जगाती, तथ्यों के प्रति, आंकड़ों के प्रति हमारी जानकारी बहुत बढ़ गई। विद्यार्थी को बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। आकलनात्मक ज्ञान बहुत होता है, किंतु 3 बातें और अपेक्षित होती है उसके आगे चरित्र विकास के लिए कि केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, किंतु उसके बाद सामाजिक चेतना का विकास, नैतिक चेतना का विकास और आध्यात्मिक चेतना का विकास, ये तीनों हों तो एक पर्याप्त कड़ी बनती है। हमारे विकास के ये 4 सूत्र बन जाते हैं: तथ्यात्मक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, नैतिक चेतना का विकास और आध्यात्मिक चेतना का विकास। तो पूरा व्यक्तित्व बनता है और उस व्यक्तित्व से चरित्र की आशा की जा सकती है। आज सब अनुभव करते हैं कि बहुत सारी समस्याएं चारित्रिक विकास के अभाव में पैदा हो रही है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में। भ्रष्टता है, दोष है, पक्षपात है, आपाधापी है, भाई भतीजावाद है, ये आरोप तो सारे हैं, जानते हैं। लूट खसोट है, धन इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, जमाखोरी की और रिश्वत की, और भारी रिश्वत की समस्या सब अनुभव करते हैं। तो ये तो समस्याएं हैं। आखिर समस्याओं का गीत गाते गाते कब तक गाते रहेंगे, कब तक ये चलेगा? समाधान भी खोजना होगा। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? मुझे लगता है कि पहला समाधान है सामाजिक चेतना का विकास करना। मैं अकेला नहीं हूं, ये चेतना विकसित होनी चाहिए। समाज के क्षेत्र में मैं अकेला हूं, अगर ये चेतना आ जाए तो आध्यात्मिक चेतना तो हो सकती है, किंतु सामाजिक चेतना का लोप हो जाएगा। 2 बिल्कुल ऐसी धाराएं। हमें उस चेतना का भी विकास करना है कि मैं अकेला हूं, किंतु उसकी एक सीमा है। किंतु समाज की सीमा में इस चेतना का विकास बहुत आवश्यक है कि मैं अकेला नहीं हूं, और इस चेतना का विकास बहुत सारी बुराइयों को रोकने वाला है। जहां संपदा का प्रश्न वस्तु जगत में जीने वाले के सामने वस्तुओं का प्रश्न है, पदार्थ के जगत में रहने वाले और पदार्थ का उपभोग करने वाले व्यक्ति के सामने पदार्थ का प्रश्न है। अगर यह भावना, यह चेतना जाग जाए कि मैं अकेला हूं, तो फिर वस्तु का संग्रह करने में, पदार्थ को बटोरने में कोई कमी नहीं रखेगा और जितना किया जा सके उतना करेगा। और समस्याएं पैदा हो रही है। आज की बहुत सारी भ्रष्टताओं के पीछे मैं अकेला नहीं हूं, इस चेतना के जागरण का अभाव काम कर रहा है। अगर यह चेतना प्रारंभ से जाग जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरे समाज के साथ जी रहा हूं, पूरे समाज का सुख दुख मेरा सुख दुख है, पूरे समाज का हित मेरा हित है और पूरे समाज का अहित मेरा अहित है, इस चेतना के जागने के बाद चारित्रिक समस्याओं में बहुत सुलझाव आना शुरू हो जाए। आज 2 समस्याएं।
बहुत जटिल लगती है मुझे। एक आग्रह और दूसरा संग्रह। समाज में जीने वाले व्यक्ति में विचार का आग्रह भी नहीं होना चाहिए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति में वस्तु के संग्रह की मनोवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। किंतु आज देखा जा रहा है कि बहुत आग्रह और बहुत संग्रह, दोनों बातें स्पष्ट है। विचार का इतना आग्रह कि पुराने जमाने में दार्शनिकों में बड़ा आग्रह होता था। इतने विवाद बढ़े हैं दर्शन के क्षेत्र में और इतने आग्रह पनपे हैं कि वे आग्रह मल्ल युद्ध करा देते थे, लड़ाइयां करा देते थे, मारकाट भी हो जाती थी, किंतु कुश्तियां तो बहुत लड़ी जाती थी। अपने विचार के प्रति इतना आग्रह कि कोई अपने विचार को छोड़ने को तैयार नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति इतना विचार का ठेकेदार बन सकता है कि मैं सोचता हूं वही सही है? ये ठेकेदारी कहां से आई? कोई ईश्वर नहीं है, कोई सर्वज्ञ तो नहीं है, सामान्य बुद्धि और प्रतिभा के साथ जीने वाला आदमी है, तो वह इतनी ठेकेदारी का बोझ कैसे उठाए कि जो मैं सोचता हूं वही सही है और सामने वाले सोचे हुए सारा का सारा गलत है। ठीक है, अपने विचार के प्रति अपना रुझान होना, झुकाव होना या दृढ़ होना एक सीमा तक ठीक हो सकता है, किंतु अपने विचार को सर्वांग सत्य मानकर और दूसरे के विचार को कुचलने का प्रयत्न करना, यह तो कोई न्याय नहीं, औचित्य नहीं है और उसका परिणाम होता है विग्रह, यानी आग्रह, और आग्रह का परिणाम विग्रह, संघर्ष और लड़ाइयां, जो कि पूरा इतिहास बतलाता है कि जहां जहां यह विचार का आग्रह पनपा है वहां विग्रह हुआ है। आज राजनीतिक जीवन प्रणाली में भी यही हो रहा है कि कहीं साम्यवाद, कहीं समाजवाद, कहीं जनतंत्र, कहीं एकतंत्र, इन जीवन प्रणालियों को, राजनीतिक प्रणालियों को लेकर और इतने बड़े आग्रह पनपे हैं कि यह मान लिया गया कि सह अस्तित्व संभव भी नहीं है। दो विचार प्रणालियां एक साथ नहीं रह सकती और ये लक्ष्य बना लिए गए कि सारे संसार को अपने विचारों में ढालना है और ढालने के लिए केवल तर्क और बात तक सीमित नहीं रहा। पुराने जमाने में तो वहां तक सीमित रह जाते या थोड़ी बहुत मल्ल कुश्तियां हो जाती, किंतु अब तो प्रत्यक्ष युद्ध भी उनके लिए लड़ लिए जाते। तो बड़े बड़े विग्रह और महायुद्ध भी इस वैचारिक आग्रह के कारण हो गए। दूसरा है वस्तु का संग्रह, उसका परिणाम भी विग्रह, जो आज बहुत स्पष्ट है। एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक क्षमता, औद्योगिक क्षमता के कारण इतना बड़ा वस्तुओं का संग्रह कर लेता है कि उसकी निष्पत्ति, परिणाम होता है विग्रह। चाहे वर्ग संघर्ष हो, चाहे मजदूरों का संघर्ष हो, चाहे हड़तालें हो, चाहे घेराव हो, वस्तु का संग्रह भी विग्रह पैदा करता है। ये दोनों बातें, वैचारिक आग्रह और वस्तु का संग्रह, ये वैयक्तिक चेतना के परिणाम, यानी व्यक्तिगत चेतना इतनी प्रबल बन जाती है, व्यक्तिगत अस्मिता इतनी सशक्त बन जाती है कि समाज नाम का अस्तित्व ही सामने नहीं रहता। तब ये सारी स्थितियां पैदा होती है। यदि हमारी शिक्षा के साथ प्रारंभ से ही सामाजिक चेतना को प्रबल बनाने का कोई उपक्रम हो, एक बच्चे की, विद्यार्थी की या व्यक्ति की सामाजिक चेतना जाग जाए तो परिणाम बदल जाएगा। परिणाम इससे भिन्न होगा। सामाजिक चेतना के जाग जाने पर फिर यह आग्रह की बात कम पड़ेगी। फिर इसके स्थान में होगा जहां आग्रह होता है
सामाजिक चेतना के जाग जाने पर सामंजस्य की बात होगी। सामंजस्य बिठाना चाहेगा, कभी एक इसका विचार एक मेरा विचार, दो विचार हैं, दोनों में तनाव होगा तो रस्सी टूट जाएगी। पूज्य कालूगणी जी कहा करते थे, एक रस्सी दो व्यक्ति दो छोर पकड़कर खींच रहे हैं, दोनों ही खींच रहे हैं बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ। रस्सी टूट गई, परिणाम क्या हुआ? दोनों ही गिर गए। और रस्सी खींचनी शुरू की, एक तो खींच रहा है, एक ने ढील दे दी, एक गिर जाएगा। और दोनों ही ढील देते हैं तो दोनों खड़े रह सकते हैं और एक समझौता हो जाता है। तो यह सामंजस्य, विचारों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है। सामंजस्य असंभव नहीं है। इतना सा अहंकार टूटे कि मैं सोचता हूं वही सही है, यह कोई जरूरी नहीं। हो सकता है मेरा चिंतन का प्रमाद हो, चिंतन में कोई अंतर हो, कोई त्रुटि हो, बात पूरी समझ में न आई हो, अधूरी बात मैंने समझ ली हो, सामने वाला व्यक्ति ज्यादा ठीक सोच रहा हो। ध्यान देना चाहिए। ताओ का एक सूत्र था, किसी ने पूछा, कुछ भी पूछा, उसने कहा पूरा चित्र मेरे सामने नहीं। जब तक पूरा चित्र सामने नहीं है मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि यही बात ठीक है? अधूरे चित्र के आधार पर कभी कोई पूरी कल्पना नहीं की जा सकती। सामंजस्य का एक रास्ता बन जाता है, दोनों फिट हो जाते हैं। कुछ अपनी बात को वह छोड़ता है, कुछ वह छोड़ता है, दोनों अपनी अपनी बात को छोड़ते हैं तो बात ठीक बन जाती है। जब आग्रह होता है कोई बात बनती नहीं है। एक आदमी से कहा किसी ने कि तुमने मुझसे रुपए लिए थे और रुपए चुकाने, तो उसने कहा ठीक है चुका दूंगा। दूसरे दिन आया और 40 रुपए लेकर आया, उसको दे दिए। उसने रुपए लिए और बोले तुम तो 60 रुपए ले गए थे, 40 कैसे लाए? तो 60 कब ले गया था? कि एक बार 30 और दूसरी बार फिर 30, 30 30 60। मैं बोला ये तो ठीक है 30 ले गया था, 30 ले गया था, तो फिर 40 कैसे लाए? 30 30 60 होते हैं कि नहीं? 30 30 40 होते हैं। उसने कहा अरे भले आदमी 30 30 60 होते हैं, तो मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं तो यही जानता हूं कि 30 30 40 होते हैं। अब कितनी सिरपच्ची कर ली, पर वह कहता मैं मानता ही तुम्हारी बात। अब नहीं मानता उसको कैसे मनाई? विवाद खड़ा हो गया, झगड़ पड़े, फिर भी माना नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं कि किसी बात को पकड़ लेते हैं, झूठी बात को, फिर भी अपना आग्रह छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे कारण यही है कि वैयक्तिक चेतना। वह सोचता है कि मुझे इससे क्या लेना देना है, अगली बार इससे नहीं लूंगा, बस बात समाप्त हो गई। ये नहीं सोचते कि यह भी एक समाज का अंग है, मैं भी एक समाज का अंग हूं, हमें साथ साथ समाज में जीना है, सामाजिक जीवन जीना है, साथ में जीना है, तो इसकी बात भी सोचूं, मानूं। यह बात नहीं होती। ये सारी विपत्ति ये वैयक्तिक चेतना के नितांत विकास की बात है। मैं सोचता हूं कि जहां सामाजिक जीवन है वहां कोई भी व्यक्ति वैयक्तिक चेतना की बात सोचता है, वह समाज के प्रति सबसे बड़ी गद्दारी करता है, समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय करता है और सामूहिक जीवन को, सामुदायिक जीवन को बिल्कुल नकार रहा है। विचार का सामंजस्य हो सकता है, पर तब कि जब सामाजिक चेतना का विकास हो जाए। दूसरी बात कि वस्तु का समविभाग हो सकता है। जब सामाजिक चेतना जागती है तो फिर वह संग्रह की बात नहीं आएगी, उसके स्थान पर समविभाग की बात आएगी। समविभाग
कि वस्तु पर, संपदा पर, संपत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है। संपदा सामाजिक होती है। कुछ बातें वैयक्तिक हो सकती है और उनकी चर्चा अध्यात्म के क्षेत्र में भी हो सकती है। यह अध्यात्म का क्षेत्र नहीं है, यह समाज का क्षेत्र है। तो यहां समाज के क्षेत्र में किसी भी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सूत्र